हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट लॉ का हमने इससे प्रीवियस चैप्टर जो डिस्कस किया था वो था शेयर्स और स्टॉक से रिलेटेड, जिसमें हमने रीड किया था कि शेयर्स क्या हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल को शेयर्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है, शेयर्स को स्टॉक कब बोला जाता है, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको अलग अलग टाइप के शेयर्स के बारे में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब आवंटन करना और इशू का मतलब अंशों को निर्गमित करना। कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, सिर्फ वही कंपनी प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण जारी करके पब्लिक को अपनी कंपनी में कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए उनको इनवाइट कर सकती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म शेयर्स खरीदने के लिए हम किसी एप्लीकेंट को देना चाहते हैं, वो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही मेंशन होता है। जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास सबमिट करा देते हैं या सेंड कर देते हैं। उसके बाद ही कोई कंपनी अपने शेयर्स को उन्हीं व्यक्तियों को जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन व्यक्तियों को उनकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद और उनका एप्लीकेशन फॉर्म अगर करेक्ट वे में फिल किया गया है तो कंपनी ऐसे व्यक्तियों को शेयर्स का आवंटन कर देती है। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों के आवंटन से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को उन व्यक्तियों को देती है जिन व्यक्तियों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और कंपनी कब देगी, जब कंपनी ने उसके लिए प्रोस्पेक्टस या फिर प्रविवरण इशू कर दिया है, जिसमें कंपनी ने अपने से संबंधित सभी जानकारी दी है, सारा विवरण दिया है तथा अपने द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन की हैं। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें, द इशू ऑफ द कंपनीज शेयर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय इट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब हमने पढ़ा कि कंपनी जब अपने अंशों को अपने एप्लीकेंट को दे देती है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने अप्लाई किया है उन व्यक्तियों को कंपनी शेयर्स दे देती है, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अंशों का आवंटन करना एक तरह का अनुबंध है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविज़न्स, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वैसे ही रूल्स जैसे कि किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट में या अन्य अनुबंधों में जो भी प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, वही हमारे अलॉटमेंट ऑफ शेयर के केस में भी अप्लाई होंगे। किसी कंपनी ने जब पब्लिक को इनवाइट किया है शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब कंपनी ने एक प्रपोज़ल दिया है, एक इनविटेशन का प्रपोज़ल है, ना कि वो एक रियल प्रपोज़ल है। जिसका मतलब कि कंपनी ने सिर्फ इच्छुक व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है कि कौन व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअल में कंपनी उन व्यक्तियों को तब तक शेयर नहीं देगी जब तक वो व्यक्ति फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन मनी नहीं दे देते। उसके बाद जैसे ही इन्वेस्टर अपना एप्लीकेशन दे देते हैं जो कि शेयर्स या डिबेंचर्स को ख़रीदने से संबंधित है, तो उसको कहेंगे कि जैसे ही इन्वेस्टर ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, इसका मतलब एक प्रपोज़ल कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के संचालक, इनका निर्णय होगा कि किसी फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, यानी किसी फॉर्म को स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है। कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर का प्रपोज़ल तब एक्सेप्ट करती है जब बदले में उसको शेयर्स दे दिए जाते हैं, यानी शेयर्स को अलॉट करके कंपनी उस व्यक्ति की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें, देन वी कैन से अलॉटमेंट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोज़ल बाय द कंपनी। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हम इसमें कहेंगे कि कंपनीज एक्ट ने जैसा कि डिटरमाइन किया है, allotment means the appropriation to an applicant by a resolution of the directors
a certain number of shares in response to an application. It means किसी एप्लीकेशन के बदले में, किसी फॉर्म के बदले में डायरेक्टर्स यानी संचालक कंपनी में प्रस्ताव पास करके उस व्यक्ति को जितने उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम उस व्यक्ति को बदले में उतने शेयर्स दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोविज़न्स आते हैं। शेयर्स को इशू करने से संबंधित कुछ रूल्स दिए हुए हैं। 2 तरह के रूल्स हमारे अप्लाई होंगे। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स जो कि जनरल प्रोविज़न्स हैं, सामान्य रूल रेगुलेशन, और दूसरा स्पेशल यानी कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो हमें नियम लागू करने हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट ने हमें दिए हैं, उनको हम कहेंगे स्पेशल प्रोविज़न्स। फर्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है जनरल प्रोविज़न्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करना चाहती है तो वो किसी प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही होना चाहिए। जैसे कंपनी के शेयर्स को कौन अलॉट कर सकता है, यानी कंपनी के अंशों का आवंटन केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि कंपनी से अधिकृत हैं, या कंपनी के आर्टिकल्स में जिन व्यक्तियों को शेयर्स को बांटने की परमिशन दी गई है वही व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को बांट सकते हैं। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह कोई और व्यक्ति शेयर्स का अलॉटमेंट करना चाहता है तो ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन किया हो। उसके बाद जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर्स को अलॉट करेंगे तो उससे पहले उन्हें एक प्रस्ताव पास करना होता है। दूसरा पॉइंट, अलॉटमेंट एक रीज़नेबल टाइम में यानी कि एक लिमिट का टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में हमें शेयर्स को अलॉट करना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और उसे 5 to 6 मंथ्स तक हम कोई शेयर ही नहीं दे रहे तो ऐसा अलॉटमेंट यानी कि उसके बाद दिए गए अंश मान्य नहीं होंगे। जैसे ही किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया तो कंपनी एक टाइम पीरियड रख देती है, यानी कि सबसे पहले अलॉटमेंट इशू किया जाएगा, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा। प्रोस्पेक्टस इशू करने के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर कंपनी को उन एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे देने चाहिए। अगर कंपनी उसमें डिले करती है तो एप्लीकेंट ऐसे शेयर्स को लेने के लिए मना भी कर सकता है। जैसे कि इसमें हमारे पास एक केस गिवन है, द केस ऑफ राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफॉयर। इसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट के लिए दिया गया था वो 28 जून को दिया गया था, लेकिन कंपनी ने ऐसा अलॉटमेंट 23 नवंबर को किया है। इट मीन्स 5 मंथ्स के बाद ऐसे एप्लीकेंट को अलॉटमेंट दिया गया है, तो एप्लीकेंट ऐसे शेयर्स को लेने के लिए या फिर ऐसे शेयर्स पे अमाउंट देने के लिए लायबल नहीं है। ऐसा डिले कंपनी की तरफ से बिना किसी रीज़न के किया गया था, इसलिए इस डिले के लिए वो एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड कंडीशन, अलॉटमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। इट मीन्स जिन शर्तों पे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आया है, अगर आप किसी के फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हो, जिन कंडीशंस पे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको शेयर्स को अलॉट करना है। अगर आप शेयर्स को सही तरीके से या उन शर्तों के अनुसार अलॉट नहीं करते जो कि फॉर्म में दी गई थी, तो भी ऐसे डिफ़ॉल्ट के लिए वो एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे पास केस गिवन है, रमन भाई वर्सेस घासीराम का केस है। इसमें एप्लीकेंट ने 400 शेयर्स के लिए कंपनी को अप्लाई किया था और साथ में उसने कहा कि वो 400 शेयर्स तभी लेगा जब उसे कंपनी की न्यू ब्रांच में एक ट्रेजरर यानी एक खजांची की तरह अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जब केस कोर्ट में गया तो देखा गया कि अंशों का आवंटन यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि एप्लीकेंट को ट्रेजरर नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसको दिए गए 400 अंश भी मान्य नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविज़न्स यानी कि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जिन्हें माना जाना ज़रूरी है।
वो प्रोविज़न हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब कोई भी कंपनी जिसने पब्लिक को अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट किया है, ऐसी कंपनी तब तक अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि उसको न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं मिल जाती। अब ये न्यूनतम अभिदान क्या है? ऐसी अमाउंट जो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की है, यानी कि मिनिमम कितना किसी कंपनी को सेल कर देने चाहिए शेयर्स ताकि कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट है जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा जाना ज़रूरी है। और ये मिनिमम वाला अमाउंट हम क्यों कलेक्ट करते हैं? या तो कंपनी ने जो प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है उनकी पेमेंट के लिए, अंडर राइटर्स के जो कमीशन है उन्हें देने के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चों के लिए, कंपनी ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर कोई लोन लिया है तो कंपनी के डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं, इस तरह के कुछ बेसिक एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को जो पैसा चाहिए वो कंपनी न्यूनतम अभिदान की राशि से इकट्ठा करती है और उसके बाद ही कंपनी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकती है। अब ये जो हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात की, इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। वो क्या आते हैं? सबसे पहला कि सिर्फ कैश में होना चाहिए। जो आपका न्यूनतम अभिदान की राशि है ये कैश में होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप कंपनी के शेयर्स को किसी और फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर प्रमोटर्स को कोई अंश दिए हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, तो ऐसे अंशों को हम न्यूनतम अभिदान की राशि में काउंट नहीं करेंगे। न्यूनतम अभिदान की राशि कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए जो पूंजी चाहिए वो इकट्ठा करने के लिए हम न्यूनतम अभिदान की मांग करते हैं। इसलिए प्रमोटर्स को या प्रवर्तकों को दिए गए शेयर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेकेंड, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। इट मीन्स शेयर्स की जितनी भी वैल्यू है उसका कम से कम 5% कंपनी को एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में रिसीव हो जाना चाहिए। तीसरा, इस तरह से जो अमाउंट आपने एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में लिया है वो आपको किसी शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट कराना ज़रूरी है और ऐसा अमाउंट कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती है। जब कंपनी को ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर लिया है तो वो अमाउंट तब तक डिपॉजिट रहेगा जब तक कि कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाता। उसके बाद कंपनी ने ये जो मनी लिया है, जो एप्लीकेशन मनी है, अगर जितना मिनिमम आपने कहा है जब तक इतना अमाउंट नहीं आ जाता तो जो जो अमाउंट आपके पास आता जा रहा है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। लेकिन जितना आपको मिनिमम चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर उतनी ही राशि आप इकट्ठी नहीं कर पाते हैं या फिर जितना टाइम या तो प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने अगर आपको कोई टाइम दिया है तो आप अगर तब तक उस पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाते हो तो आपको आपके एप्लीकेंट्स का वो पैसा, उनकी मनी वापस करनी होगी। उसके बाद फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इट मीन्स कंपनी अपने शेयर्स को देने से पहले उससे 3 दिन पहले एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करती है। इसका मतलब कि जो आपका एक्चुअल प्रोस्पेक्टस होता है उससे 3 दिन पहले, ठीक है, जो आपका एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं और इसके कंपैरेटिवली जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें सिर्फ कंपनी की कुछ ही डिटेल्स होंगी जो कंपनी के सिर्फ शेयर्स को ऑफ़र करने से रिलेटेड होंगी। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी को एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के इशू करने से 3 दिन पहले कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करना ज़रूरी है। ये इस पर्पज़ के लिए है कि अब आप अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करना चाहते हैं। इस तरह के प्रोस्पेक्टस के लिए भी सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो आपके बाकी के शेयर्स के ऊपर या बाकी के प्रोस्पेक्टस के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट।
ये आपको कब ओपन करनी है? कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करते ही अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 39 कहता है कि कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने के 4 दिन तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। 5वें दिन से कंपनी शेयर्स को अलॉट करना स्टार्ट करेगी, और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 39 को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है या फिर उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। उसके बाद लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस में अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को ऑफ़र करना चाहती है, उस कंपनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टस में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके शेयर्स या आपकी सिक्योरिटीज़ कौन से स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद आपके पास आता है इररेगुलर अलॉटमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इट मीन्स जब भी कोई कंपनी शेयर्स को अलॉट करना चाहती है तो उसे सेक्शन 39 को फॉलो करना है। सेक्शन 39 में अलग अलग सबसेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कोई कंपनी किस तरह से शेयर्स को अलॉट कर सकती है। इसके हम सिचुएशंस पढ़ते हैं कि किन सिचुएशंस में कंपनी अपने शेयर्स के अलॉटमेंट को इनवैलिड मान सकती है। फर्स्ट, अगर कंपनी को मिनिमम 5% कैश की फॉर्म में नहीं मिला है तो उसके बाद भी अगर अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो वो वैलिड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तब भी कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तो ऐसा अलॉटमेंट भी वैलिड नहीं होगा। थर्ड केस, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी जितना भी रिसीव किया है, अगर कंपनी ऐसे अमाउंट को शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट नहीं कराती फिर भी अलॉटमेंट कर देती है तो भी ऐसा अलॉटमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सारी शर्तें सेक्शन 39 के अंडर गिवन है। सेक्शन 39 कंपनीज़ एक्ट 2013 में बनाया गया है। इस सेक्शन को कंपनीज़ एक्ट 1956 के 2 अलग सेक्शन से रिप्लेस करके बनाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अलॉटमेंट स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कि कंपनीज़ एक्ट 2013 में अलॉटमेंट से संबंधित जो भी आपको रूल्स दिए गए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। दूसरा, अगर आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो। तीसरा, आपने अगर अलॉटमेंट कमेटी नहीं बनाई है, अलॉटमेंट कमेटी का मतलब जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अलॉटमेंट कमेटी बनाएंगे जो कि शेयर्स को एक्चुअल में इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद हमने फॉर्मेशन कर दिया इसका अलॉटमेंट कमेटी का। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मतलब है कि आपके जितने भी अंशधारी हैं उनकी और आपके अंशधारकों को अपने शेयर्स अलॉट करने के लिए जो अलॉटमेंट कमेटी बनाई है उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करनी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आपने अलॉटमेंट कमेटी जो बनाई थी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसके पर्सन्स अपॉइंट किए थे, आपको मीटिंग बुलानी है, रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रस्ताव पास करने के बाद एप्लीकेशंस को रिसीव्ड एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपने शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की लिस्ट बनानी है। इट मीन्स जिनकी एप्लीकेशंस आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनकी आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपके जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन एप्लीकेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपने उनके एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया है और उनको आप शेयर्स अलॉट करेंगे। जिनकी एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं उनको भी आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद जब आपने अलॉटमेंट का लेटर दे दिया तो उस लेटर के अंदर आपने लिखा है कि आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है। उसके बाद आपके पास शेयर सर्टिफिकेट का पॉइंट आएगा। इट मीन्स जब आप शेयर्स को अलॉट कर चुके हैं तो उसके 2 या 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको
उन अलॉटेज को शेयर सर्टिफिकेट देने ज़रूरी हैं। उसके बाद कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रिपेयर करना है। इट मीन्स जब भी कंपनी ने अंशों का आवंटन कर दिया तो जिन व्यक्तियों को आपने शेयर्स दिए हैं अब वो पर्सन हमारे शेयर होल्डर्स हैं और उन व्यक्तियों का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया था प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट तक। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इसके लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से, इसको लर्न कीजिए। इसके फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।